बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स को बेसिकली जो है वो ट्रैवलिंग वेव्स भी कहा जाता है और स्टेशनरी वेव्स को बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स भी कहा जाता है। ट्रैवलिंग वेव्स का मतलब ये है कि बेसिकली ट्रैवलिंग का मुराद ये है कि प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सकती है, जबकि स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो है वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल नहीं करती, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करती होती है। तो उसके बारे में हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, देखें पहले प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में बात करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स आर द वेव्स इन विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ड्यू टू प्रोग्रेसिव वेव्स को हम लोग जो है वो इसी वजह से ही हम लोग जो है वो ट्रैवलिंग वेव्स कहते हैं। इन प्रोग्रेसिव वेव्स एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट पीरियोडिक मोशन। देखें इसमें हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें हमारे पास जो पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब ये है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वाइब्रेशन जनरेट होती है। थर्ड हमारे पास क्या है, इन प्रोग्रेसिव वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। यानी कि प्रोग्रेसिव वेव हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ ट्रैवल करती है, राइट। तो क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस हमारे पास जो है वन वेवलेंथ होता है और इसी तरीके से जो है वो ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस हमारे पास जो वन वेवलेंथ होता है। तो इसके ये हमारे पास जो है वो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। अगर हम जो है उसके कंपैरिजन में जो है वो स्टेशनरी वेव्स की बात करें तो स्टेशनरी वेव्स हमारे पास जो है वो की पहली बात तो ये कि हमारे पास जो है स्टेशनरी वेव एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करता, एनर्जी अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करती रहती है, राइट। स्टेशनरी वेव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ईच हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। स्टेशनरी वेव्स बेसिकली क्या हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है, इनकी ऑपोजिट होती है। तो इस तरह की वेव्स जो है वो स्टेशनरी वेव्स जनरेट करती हैं, सही। ओनली द पार्टिकल्स अदर देन दोज एट द नोड्स एग्जीक्यूट पीरियोडिक मोशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेव्स इन द फॉर्म ऑफ नोड एंड एंटी नोड्स जनरेट होती हैं, राइट। तो नोड्स हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट पर रहते हैं हमेशा, यानी कि नोड्स के ऊपर किसी किस्म की पीरियोडिक मोशन या वाइब्रेशन जनरेट नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास जो एंटी नोड्स वाले पॉइंट्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। इन स्टेशनरी वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। यहाँ हमने बात की कि हमारे पास जो स्टेशनरी वेव है वो इन द फॉर्म ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड ट्रैवल करती है। तो दो नोड्स और एंटी नोड के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2। यहाँ मैं आपको जो स्टेशनरी वेव्स दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव्स हमें पता है, जैसे हमारे पास साउंड जो है वो प्रोग्रेसिव वेव्स है, लाइट वेव जो है वो प्रोग्रेसिव वेव है, या वाटर वेव्स हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, यानी कि एनर्जी को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। तो यहाँ हम लोग जब स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करें, देखिए स्टेशनरी वेव में देखिए ये आपको ब्लैक पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, नोड्स है जो कि फिक्स्ड होते हैं, यानी कि ये जीरो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होते हैं, इनमें कोई पीरियोडिक वाइब्रेशन नहीं होती। जबकि ये हमारे पास जो एंटी नोड्स हैं इनके अंदर जो है वो पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन तो एनर्जी कंजर्वेशन भी होती है। देखें जैसे यहाँ पर मेरे पास जो है वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, फिर ये वाइब्रेट करेगा। तो देखें काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी ये जब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है, राइट, तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। उसके बाद अब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी, तो मोशन स्टार्ट होने से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और जब ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो अगेन से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो ये हमारे पास जो एनर्जी कंजर्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेशनरी वेव्स, राइट। तो ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हैं। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि हमारे पास देखें दो नोड्स के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2, यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। तो ये देखें हमारे पास जो है वो डिस्टेंस जो है सिंगल वेवलेंथ का, तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, राइट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लैम्डा बाय 2। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करके आ चुके हैं टॉपिक्स के अंदर। ट्रांसवर्स वेव को पहले डिस्कस करते हैं। देखिए वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं और डायरेक्शन जो है वेव की वो जो है वो मतलब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम और वेव की जो डायरेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, राइट। जैसे आप रोप के अंदर जो है वेव जनरेट कराएं तो रोप जो है उसके पार्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं, जबकि वेव जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है, राइट। ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव बेसिकली हमारे पास जो है क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। फिर हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। ट्रांसवर्स वेव जो है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती हैं। मैकेनिकल
का मतलब ये है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो मीडियम की रिक्वायरमेंट की बगैर ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइज का जो हम लोगों ने पोलराइजर्स का जो है हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 के अंदर जाकर उसको डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स वेव बेसिकली जो है वो टू डायमेंशन वेव भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर जो है वो वाइब्रेशन हो रही होती है। तो पोलराइजेशन बेसिकली क्या करता है कि आपके टू डायमेंशन वेव को सिंगल वेव के अंदर जो है वो मतलब सिंगल फेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करा देता है। तो इसको हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी जाकर डिस्कस करेंगे। खैर अगर आप जो है वो 3 डिफरेंस भी लिख दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अब देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेसिकली हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं कि जिनमें हमारे पास जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो ट्रैवल करते हैं। राइट, देखें वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। राइट, दूसरा हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो है वो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के जो है वो टर्म के अंदर जो है वो ट्रैवल कराती हैं। दो कंप्रेशंस के दरमियान हमारे पास जो है वन वेव मतलब कि क्रैश बनता है, और जहां हमारे पास जो रेयर फ्रैक्शन होता है वहां पर हमारे पास स्ट्रफ जनरेट होता है। सही, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ओनली मैकेनिकल इन नेचर, ये हमारे पास सिर्फ जस्ट मैकेनिकल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज, क्योंकि हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स और मीडियम और हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है वो एक ही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 डायमेंशंस नहीं है। दैट्स वाई पोलराइज नहीं हो सकती लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिए ये हमारे पास जो है वो एक मैं आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास जो है ये देखें ये हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, और ये हमारे पास क्या लॉन्गिट्यूडनल है। ये देखें ये कंप्रेशन है और ये रेयर फ्रैक्शन है। राइट, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये हमारे पास देखें ये क्रस्ट है और ये क्या बन रहा है, ट्रफ बन रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप देखें आपको एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हमारे पास जो है वो वाइब्रेशन नजर आ रही है, जबकि यहाँ हमारे पास जो है एक सिंगल जो है वो डायमेंशन के अंदर ही वाइब्रेशन आपको नजर आ रही है। दैट्स वाई ये पोलराइजेशन नहीं कर सकती। सही, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं। हाउ आर बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बीट्स बेसिकली क्या होती हैं कि अगर हमारे पास जो है वो सेम एल्टीट्यूड और सेम स्पीड के साथ जो है वेव्स ट्रैवल करेंगे एक ही डायरेक्शन के अंदर, और उनकी अगर फ्रीक्वेंसी अगर स्लाइटली डिफरेंस है तो हमारे पास जो बीट्स जनरेट होती हैं। यानी कि आपका जो साउंड वेव है वो पीरियोडिकली राइज करता है और फिर क्या करता है, फॉल करता है। ये हम लोग जो है ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं टॉपिक्स के अंदर। तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि बीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ 2 डिफरेंट वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। राइट, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 बॉडीज। यानी कि अगर आपने जो है वो ये चेक करेंगे कितनी बीट्स जनरेट हो रही हैं, तो इसके लिए हमारे पास हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ बीट्स एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है। राइट, तो अगर मुझे जो है वो मतलब बीट्स कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, टू ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी द साउंड ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी साउंडेड टुगेदर विद एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर मैं जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करवा रहा हूँ और उसकी मुझे फ्रीक्वेंसी का आइडिया नहीं है, तो मैं एक नॉन फ्रीक्वेंसी के साउंड के साथ उसको जो है वो वाइब्रेट कराऊंगा, यानी कि उसके साउंड को मतलब जनरेट करवाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरे पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड्स आ जाएंगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, नॉन फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट इज एडजस्टेड टिल द नंबर ऑफ बीट्स बिकम 0। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्ट करूंगा। सही, तो जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो मैं एक जो है वो टाइम के पर मेरे पास जो है वो बीट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। तो आप एक फ्रीक्वेंसी आपके पास नोन है, दूसरी अननोन है, दूसरी अननोन फ्रीक्वेंसी को आप जो है वो एडजस्ट करके पहली वाली की इक्वल कर देंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये जो डिफरेंस यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास अगर खत्म हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्यून हो जाता है। सही, इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, 2 वेव पल्सेस ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कंप्लीटेड कैंसल ईच अदर एट एज ए पास, व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वेव। अब देखें ये भी स्टेशनरी वेव्स के ही जो है वो फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेशनरी वेव्स जो है एक दूसरे को जो है वो कैंसिल आउट कर देखें। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, व्हेन 2 सिमिलर वेव्स पल्सेस ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे सुपरपोज ईच अदर, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। The standing waves consist of nodes and antinodes. At nodes, the amplitude of vibration is 0. Nodes के बाद हमारे पास जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो 0 होता है, दैट इज पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर एट रेस्ट, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द मीडियम ड्यू टू नोड्स। यानी कि अब देखें ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि नोड्स की वजह से
किसी किस्म की एनर्जी जो ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि नोड्स जो है वो वाइब्रेट नहीं करती, यानी कि एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करती आगे। तो फिर एनर्जी के साथ होता क्या है कि एनर्जी अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करती रहती है। आपने रबर बैंड को जो है, रबर बैंड को स्ट्रेच करके उसको बीच में से जो है वो प्लग करवा दें, तो आपने ये देखा कि जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, वो वाइब्रेट करती रहती है अपनी जगह पे, अपनी जगह से ट्रांसमिट नहीं करती। तो यही बेसिकली हमारे पास हो रहा है स्टेशनरी वेव्स के अंदर। हाउएवर द इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टेक प्लेस। सही, तो ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है स्टेशनरी वेव के अंदर। एट एंटी नोड द एनर्जी इज पोटेंशियल व्हाइल एट मीन पोजीशन द एनर्जी इज काइनेटिक। तो देखें यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखें ये आपके पास जो है वो स्टेशनरी वेव का फेनोमेना जनरेट होगा जब ये हमारे पास जो है वो, ये देखें ये हमारे पास जब स्टेशनरी वेव का फेनोमेना जनरेट हो रहा है, ये देखें ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपको जो है वो नोड्स नजर आ रही हैं, ये वाला पॉइंट, और ये क्या है एंटी नोड है। देखें अभी हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगा, यानी कि मोशन करना स्टार्ट कर देंगे पार्टिकल्स। तो जब पार्टिकल्स मोशन करना स्टार्ट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और चलते 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 ये जो है वो नेक्स्ट एक्सटिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मोशन खत्म हो जाएगी और एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बनाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एनर्जी कंजर्वेशन इसके अंदर रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है एक्सप्लेनेशन है। देखें आपको यहाँ पर ये नजर भी आ रहा है कि जब ये दो आउट ऑफ फेज हमारे पास फेज बनती हैं तो हमारे पास ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पहले जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए व्हेन टू वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर एंड सुपरपोज ईच अदर, यानी कि दो वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक ही, यानी कि दो वेव्स के क्रस्ट एट अ टाइम मीट आउट कर रहे हैं, सही, और ट्रफ भी मीट आउट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो फिनोमेना कहलाता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तामीर करना, अगर उर्दू की बात करें कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तामीर करना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि आपने एक तरह से कहते हैं तबाह कर देना या खत्म कर देना, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है कि जब दो वेव्स कि जिनके क्रस्ट और ट्रफ मीट आउट कर रहे हो, जैसे ये आपके पास एक वेव 1 है दूसरी वेव 2 है, इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट मीट आउट कर रहा है, तो आपके पास देखें एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, यानी कि वेव 1 और वेव 2 का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपके पास जो है वो एक वेव का क्रस्ट आ रहा है और दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। दीज सब ऑफ इंटरफेरेंस आर कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अगर आप इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स को एडअप करोगे तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखें एक हमारे पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को ये रेगुलेट करेंगे 2 सेंटीमीटर है और ये नेगेटिव 2 सेंटीमीटर है, तो 2 - 2 अप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 एम्पलीट्यूड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो इसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि द टू सोर्सेज शुड, मतलब कि कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, द टू सोर्सेज, यानी कि दो अलग अलग सोर्स, जैसे एक वेव 1 है और दूसरी वेव 2 है, तो इसकी सोर्स अलग होगी, इसकी सोर्स अलग होगी। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, द टू सोर्सेज शुड इमिट कंटिन्यूस वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड सेम टाइम पीरियड। ये जो सेम वेवलेंथ और सेम टाइम पीरियड से जो वेव जनरेशन है, दैट इज कॉल्ड द फेज कोहेरेंस। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फेज कोहेरेंस, यानी कि दो वेव्स हैं वो एक ही वेवलेंथ और एक ही टाइम इंटरवल के अंदर जो है वो वेव्स जनरेट करी हैं, तो इस तरह की वेव्स को हम लोग कहते हैं फेज कोहेरेंस, यानी कि ये जो दोनों वेव्स हैं ये फेज कोहेरेंस के अंदर मौजूद है, सही। तो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी ये है कि हमारे पास जो है दोनों वेव्स की कोहेरेंस होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है, द वेव्स मस्ट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। ये हमारे पास कंडीशन है इंटरफेरेंस के लिए कि हमारे पास जो है वो दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करें। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी, राइट। तो अब हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यहाँ पर जो है कंडीशन पढ़ लेते हैं। For constructive interference, the path difference between two waves must be either 0 or equal to the multiple integral of the wavelength. That is m lambda का मतलब है कि m जो है वो order of interference है, that is 0, 1, 2, 3 और so on. देखिए यहाँ phase difference से मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एक वेव जो है वो ईयर पर जल्दी पहुंच रही है और दूसरी वेव जो है वो ईयर पर थोड़ी देर बाद पहुंचेगी। तो अगर दोनों वेव्स के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 1 वेवलेंथ या 2 वेवलेंथ या 3 वेवलेंथ का होगा तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर हमारे पास जो दोनों वेव्स का जो डिस्टेंस है वो मल्टीपल इंटीग्रल, यानी कि वेवलेंथ या 2 वेवलेंथ या 3 वेवलेंथ नहीं होगा तो फिर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, सही। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कह रहे हैं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी
एन ऑड मल्टीपल इंटीग्रल हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ये हमारे पास एक पूरा लॉन्ग फिनोमेना है जिसको यहाँ पर फिलहाल तो मैं डिस्क्राइब नहीं करा, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि बेसिकली इंटरफेरेंस के लिए डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस का होना जरूरी है। यानी कि एक वेव जो है वो जल्दी ईयर पर पहुंच रही है और सेकंड वेव जो है वो ईयर तक पहुंचने में थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है। तो अगर वो एक्स्ट्रा पाथ जो है वो जो दूसरी वेव जो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है, अगर वो ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल बने, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर मेरे पास हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो या 3.2 वेवलेंथ हो या 5.2 वेवलेंथ हो, तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होती है दैट इज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जहन में रखिएगा बेटा, अगर आपके पास जो है वो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ है और आपको पूछा जाएगा कैसी इंटरफेरेंस है, तो ये होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपके पास ऑड मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ की इंटरफेरेंस के बारे में पूछा जाए, तो ये क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये है पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस होता है तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होती है। अगर पाथ डिफरेंस नहीं होता तो फिर हमारे पास जस्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। सही, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हाउ माइट वन कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। देखिए बेटा, ऑलरेडी हम लोग पढ़कर आ चुके हैं कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर हमारे पास जो है वो नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। नोड्स जो हैं वो जीरो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होते हैं, जबकि एंटी नोड्स जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर होते हैं। राइट, तो नोड्स जो हैं वो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते, जबकि एंटी नोड्स जो है वो पेरियोडिकली वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह से। देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये देखें, ये 2 पॉइंट्स हैं वो नोड्स हैं और ये एंटी नोड्स हैं। तो एंटी नोड्स अपनी जगह से जो वाइब्रेट करते रहते हैं, जबकि नोड्स अपनी जगह से वाइब्रेट नहीं करते। यही वजह है कि आपकी एनर्जी जो वो आगे ट्रांसमिट नहीं होती है। सही, तो देखें, और यहाँ पर हमारे पास देखें नोड टू नोड डिस्टेंस हमारे पास के हाफ ऑफ द वेवलेंथ, क्योंकि कंप्लीट अगर मैं जो है वो वाइब्रेशन की बात करूंगा तो ये हमारे पास क्या बनेगी? कंप्लीट वेवलेंथ बनेगी। तो ये हमारे पास क्या हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। राइट, ये देखें, ये आपको ब्लू कलर से नजर भी आ रहा है कि नोड टू नोड डिस्टेंस हमारे पास क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। और एंटी नोड टू एंटी नोड भी हमारे पास हाफ ऑफ द वेवलेंथ का ही डिस्टेंस बनेगा। और अगर हम जो है वो नोड टू एंटी नोड की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? λ/4 हो जाएगा। राइट, हाफ का भी हाफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो व्हेन टू सिमिलर वेव्स पल्सेस ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे सुपरपोज ईच अदर स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस। क्योंकि नोड एंड एंटी नोड जो है वो स्टेशनरी वेव्स में बनते हैं, तो पहले स्टेशनरी वेव का हवाला दे देंगे और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो नोड्स की बात करेंगे। द पॉइंट विच डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल आर कॉल्ड नोड्स रिप्रेजेंटेड बाय एन, एंड द पॉइंट्स विच हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर नोन एज एंटी नोड्स रिप्रेजेंटेड बाय ए। सही, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑफ λ/2, और अगर आप जो है वो एंटी नोड टू नोड के डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? λ/4। इसके अंदर हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस साउंड वेव? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखें, आप जरा गौर करें, गिटार जो है उसकी स्ट्रिंग जो है, गिटार की स्ट्रिंग जो है अगर आप उसको देखेंगे तो वो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव जनरेट करा। देखें, ऊपर से नीचे वाइब्रेट कर रही होती है। राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेशन जनरेट करती है स्ट्रिंग के अंदर, है ना। तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव जो है वो वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसवर्सली है, लेकिन वो ट्रांसवर्स जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो हमारे पास साउंड वेव जनरेट करिए। गिटार को जब आप जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो वो बेसिकली ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कर रही है, लेकिन साउंड आप तक पहुंच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप क्या करते हो, उसको जब आप जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन क्या करते हैं? कंप्रेशन जनरेट करते हैं। कंप्रेशन जो है आगे अपने रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन और ये जो है वो प्रोसेस चलता जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ट्रांसवर्स वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो साउंड वेव प्रोड्यूस करें। जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, ये तमाम हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन साउंड वेव जनरेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे yes it is possible for an object which is vibrating transversely to produce sound waves. When an object vibrates transversely it does work on the surrounding mediums. यानी कि आप क्या करते हैं, वर्क मतलब जब वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन क्या करती है? वर्क करवाती है मीडियम के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या होता है? एयर होता है, प्रोड्यूसिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। तो ये वर्क से हमारे पास क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनते हैं, तो वो ट्रैवल करते हैं। If the frequency of vibration of source is in the range of 20 Hz to 20,000 Hz, जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है अगर उसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 20 to 20,000 Hz के बीच की होगी, यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में होगी, तो हम लोग जो है वो साउंड को डिटेक्ट कर सकेंगे। सही, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसका हम लोग चलते हैं। लेकिन ये जैसे आपको ये दिखाया जाए, लेकिन गिटार अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से वेव जनरेट कर रहा है, ये वाइब्रेशन बना रहा है। तो ये वाइब्रेशन क्या कर रहे थे कि यहाँ पर देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि कंप्रेशन जो है वो क्रस्ट बनाता है। तो देखिए, ये कंप्रेशन वाला एरिया जो है क्या बना रहा है? क्रस्ट बना रहा है। फिर रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया जो है वो क्या बना रहा है? ट्रफ बना रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो है वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो है बेसिकली साउंड वेव प्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, फिर 8 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि व्हाई डज अ साउंड वेव ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन गैसेज?
ये जब हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी डिस्कस किया था दैट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम वाज ड्राइव्ड बाय न्यूटन एंड मे बी रिटन एज v equals to √ modulus of elasticity divided by the density। तो देखें बेटा, इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर आप जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर कम होगा तो आपका जो इलास्टिक जो है वो मॉडुलस सबसे ज़्यादा होगा। तो देखें, अगर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में तो जितना मर्जी आप स्ट्रेस अप्लाई करें किसी किस्म का उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आता, राइट। तो जब वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आता तो उसका मतलब है कि इलास्टिक मॉडुलस बहुत ज़्यादा हाई है सॉलिड्स का, दैट्स वाई स्पीड जो है वो ट्रैवल करती है फास्ट। देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि आपकी स्पीड जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करिए मॉडुलस इलास्टिसिटी के ऊपर और इनवर्सली डिपेंड करिए डेंसिटी के ऊपर। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमें ये बात पता है कि डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स की ज़्यादा है, गैसेस की कम है, लेकिन डेंसिटी का इफेक्ट इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस सॉलिड का बहुत ज़्यादा है गैसेस के कंपैरिजन में। तो इसी को हम लोग जो है वो यहाँ पर रीजन बनाएंगे। अबव रिलेशन शोज दैट द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन गैसेस बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स इज मच ग्रेटर देन गैसेस। देन यहाँ पर आएगा एंड ऑल्सो मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजर देन इन अ गैस एज द, यहाँ पर भी गैस आएगा, एज द रिस्पॉन्ड मोर क्विकली, हेंस वी कैन से दैट द साउंड इज ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड देन गैसेस। देखिए मेरा हो बेसिकली ये रहा है कि हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो सॉलिड्स का ज्यादा होता है। मैंने को बताया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन सॉलिड में नेग्लिजिबल है, तो सॉलिड की इलास्टिसिटी गैसेस के जो है वो कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो एनर्जी ट्रांसमिशन जो बहुत तेज से होती है, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं। तो फार अपार्ट होने की वजह से एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल की एनर्जी ट्रांसमिशन में लगता है टाइम, तो जिसकी वजह से आपका जो है वो गैस के अंदर जो है वो साउंड स्लो ट्रैवल करती है और सॉलिड्स के अंदर जो है वो जल्दी ट्रैवल करती है, राइट। उसके बाद हमारे पास है 8.9 व्हाई डज द स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इन अ गैस चेंजेस विद टेम्परेचर। ये भी हम लोग रिलेशन ड्राइव करके आ चुके हैं दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। This relation shows that the speed of sound is directly proportional to the square root of the absolute temperature of the gas। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा तो √ टाइम्स आपकी जो है वो वेलोसिटी भी √ टाइम्स t जो है आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। और एक और रिलेशन मैंने ड्राइव किया था दैट इज 332 प्लस 0.61 t डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 332 इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हम यही कह रहे हैं कि दिस रिलेशन शोज दैट ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम मोर फास्टर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। मॉलिक्यूल्स एट हायर टेम्परेचर, देखें अब यहाँ पर हम लोग जो है वो मॉलिक्यूल्स की बात भी कर लेते हैं ना, कि अगर आप जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे किसी भी मीडियम के तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी जो है वो एनर्जी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास जो है वो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन इंक्रीज होने से आपके जो है वो साउंड जो है वो जल्दी ट्रैवल करेगी। मॉलिक्यूल्स एट हायर टेम्परेचर हैव मोर एनर्जी दस दे कैन वाइब्रेट फास्टर। Since the molecules vibrate faster, sound waves can travel more quickly. Then हमारे पास 8.10 is it possible for two astronauts to talk directly to one another if they remove their helmets? Even if they remove their helmets, क्या ऐसा possible है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली टॉक कर सकें और अपने हेलमेट को भी मतलब उतार के भी जो है वो एक दूसरे से टॉक कर सकें? तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पेस में हमारे पास मीडियम नहीं है, राइट। और साउंड वेव हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो मैकेनिकल वेव्स हैं, तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल भी है और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मीडियम नहीं होगा तो आपकी साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेगी, राइट। तो अगर एक एस्ट्रोनॉट दूसरे से बात करेगा तो क्योंकि बीच के अंदर मीडियम नहीं है, एयर मीडियम नहीं है या गैसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जो है वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस नहीं करवा सकेंगे, जिससे आपकी एनर्जी जो ट्रांसमिट नहीं हो सकेगी। दैट्स वाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। So no, it is not possible for the astronauts to talk directly to one another if they remove their helmets. It can be explained by the fact that sound waves are mechanical waves and hence required a medium for their propagation which is not available in space. Right, ये हमारे पास 8.10 और उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, that is estimate the frequencies at which a test tube 15 cm long resonate when you blow across its lips. टेस्ट ट्यूब की वन साइड बंद होती है, राइट। तो ये क्लोज पाइप वाला हमारे पास केस है।
टेस्ट ट्यूब जो है वन साइड से बंद होती है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्लोज पाइप का जो है वो केस बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें हमें लेंथ गिवन की जा रही 15 सेंटीमीटर, तो उसको आप जो है वो कन्वर्ट कराओगे तो कितना हो जाएगा ये 0.15 मीटर, और आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन की जा रही है 332 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड गिवन नहीं की जा रही है, वैसे बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये गलती से यहाँ पर 330 लिख दिया गया है, तो ये बेसिकली 332 मीटर पर सेकंड है, राइट। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थ्रू द क्लोज पाइप, क्योंकि हमारे पास टेस्ट ट्यूब की बात की जा रही है, तो टेस्ट ट्यूब की हम लोग जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला बनाया था, दैट इज F1 दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4L। और अगर आप जनरलाइज फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, Fn दैट विल बी इक्वल टू NV डिवाइडेड बाय 4L। तो यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, F1 दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4L, राइट। स्पीड ऑफ साउंड आपके पास गिवन है, दैट इज 332 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेंथ, दैट इज 0.15। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 553.33 हर्ट्ज, और 553 हर्ट्ज भी कह सकते हैं उसको हम लोग। और अब हमें क्या करना है, देखें इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है, हमने कहा था कि क्लोज पाइप में और नंबर ऑफ जो है वो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास चलते हैं, यानी कि मैंने अभी आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया दैट F1 इक्वल्स टू NV डिवाइड बाय 4L, और Fn इक्वल्स टू N टाइम्स F1, राइट। तो मुझे जो है वो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो क्या हो जाएगी, सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या हो जाएगा, ये F2 दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स F1। ऑड इंटीग्रल से चलती है ये क्लोज पाइप सिस्टम, ये हम लोग ने पूरी वीडियो में डिस्कस किया था। तो F2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1659.99 हर्ट्ज और 1660 हर्ट्ज। सही, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और ये थे हमारे पास टोटल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 वेव्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। तो अगर कोई कंफ्यूजन है बेटा, या अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। सही, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।